कक्षा 9th के सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। हमारा बच्चों पार्ट नंबर 4 चल रहा था। बच्चों, जिसका नाम है जलवायु। जिसका नाम क्या है बच्चों? जलवायु। आज हमारी जलवायु की तीसरी क्लास है। आज हमारी जलवायु की कौन सी क्लास है बच्चों? तीसरी क्लास है। चलो देखते हैं तीसरी क्लास जलवायु की। सब बच्चों को दिख रहा है क्या? पार्ट नंबर 4 जलवायु। और आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है ऋतु है। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा ऋतु है। सभी बच्चों को दिख रहा है क्या? एक बार ये सभी बच्चों को दिख रहा है ना? आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है ऋतु है। और ध्यान रखना बच्चों, टॉपिक है हमारा ऋतु है। और एक ऋतु से दूसरे ऋतु में, याद कर लेना बच्चों, एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में बच्चों मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, यानी बहुत ज़्यादा मौसम की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। तटीय क्षेत्र के तापमानों में, तटीय का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे होते हैं। समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होते हैं उसको कहते हैं तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, लेकिन वर्षा के प्रारूप में क्या होती है बच्चों? हमेशा भिन्नता पाई जाती है, समानता पाई जाती है। याद कर लेना यहाँ से कि भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। भारत में बच्चों मुख्य रूप से 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है, लेकिन हम जो मुख्य रूप से पढ़ते हैं वो 3 ऋतुएं पढ़ते हैं। अब 4 ऋतुओं में बच्चों पहली कौन सी है? पहली जो ऋतु है बच्चों वो है शीत ऋतु। इसको सर्दी की ऋतु भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सर्दी की ऋतु भी कहते हैं। दूसरी है बच्चों ग्रीष्म ऋतु। इसको गर्मी की ऋतु भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? गर्मी की ऋतु कहते हैं। तीसरी जो ऋतु है बच्चों वो है मानसून के आगमन की ऋतु, यानी मानसून के आने की ऋतु। और चौथी जो ऋतु है बच्चों वो मानसून के लौटने की ऋतु। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है बच्चों। पहली जो ऋतु है वो है शीत ऋतु। इसको सर्दी की ऋतु भी कहा जाता है बच्चों। दूसरी जो ऋतु है बच्चों वो है ग्रीष्म ऋतु। इसको गर्मी की ऋतु भी कहा जाता है बच्चों। तीसरी जो ऋतु है बच्चों वो है मानसून के आगमन की ऋतु। और चौथी जो है वो मानसून के लौटने की ऋतु। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। इन चारों ऋतुओं को बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे कौन सी ऋतु पढ़ेंगे बच्चों? शीत ऋतु पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे बच्चों? सबसे पहली जो ऋतु है आज की हमारी वो है शीत ऋतु, यानी कि सर्दी की ऋतु जिसको हम कहते हैं। टॉपिक है हमारा पहला शीत ऋतु। और ध्यान रख लेना, सर्दी की जो ऋतु है वो उत्तरी भारत में मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। यानी भारत में सर्दी की ऋतु कब से कब तक रहती है बच्चों? नवंबर से फरवरी तक। नवंबर से फरवरी तक रहती है। और भारत के उत्तरी जो भाग है, भारत का जो उत्तरी भाग है, इसमें ध्यान रखना बच्चों, दिसंबर और जनवरी का जो महीना है वो सबसे ज्यादा क्या रहता है बच्चों? ठंडा रहता है। दिसंबर और जनवरी का जो महीना है बच्चों वो सबसे ज्यादा क्या रहते हैं? ठंडे होते हैं। कौन से ऋतु में दिसंबर और जनवरी के महीने सबसे ज्यादा ठंडे होते हैं? तो क्या लिखोगे बच्चों? उत्तर में शीत ऋतु। उसके बाद आपसे पूछ ले कि कौन सी ऋतु भारत में मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है? तो उसके लिए क्या लिखोगे बच्चों? आप शीत ऋतु लिखोगे। उसके बाद ध्यान रखना, तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घट जाता है। ये दक्षिण दिशा और ये उत्तर दिशा, तापमान दक्षिण से कहाँ बढ़ेगा? उत्तर की ओर जब बढ़ेगा ना तापमान, तो क्या हो जाता है? वो तापमान बच्चों घट जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? तापमान घटता है। उसके बाद ध्यान रखना बच्चों, पूर्वी तट पर
चेन्नई का औसत तापमान कितना होता है? 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और उत्तरी मैदान में ध्यान रखना, ये तो पूर्वी तट की बात कर रहा हूँ और उत्तरी मैदान की बात कर रहा हूँ, तो यही तापमान गिरकर कितना हो जाता है बच्चों? 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाता है, जिसके कारण दिन गर्म हो जाते हैं और रातें कैसे हो जाती है बच्चों? ठंडी हो जाती है। उसके बाद देखो अगला बिंदु, इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। और ये जो व्यापारिक पवनें होती है बच्चों, वो स्थल से यानी कि जमीन से समुद्र की ओर क्या होती है बच्चों? बहती है। इसलिए देश के अधिकतर भाग में कौन सा मौसम होता है बच्चों? देश के अधिकतर भाग में ध्यान रखना शुष्क मौसम पाया जाता है। उसके बाद देखो, इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। और ये जो पवनें हैं बच्चों, ये जो हवाएं वो स्थल से समुद्र की ओर बहती है। इसलिए देश के अधिकतर भाग में कौन सा मौसम होता है? शुष्क मौसम होता है। उसके बाद इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां पर यह पवनें, ध्यान रखना यहाँ तो स्थल से समुद्र की ओर जा रही है और तमिलनाडु के तट पर यह पवनें पहले समुद्र से चलती है और बाद में कहाँ जाती है? स्थल की ओर बहती है। पहले समुद्र से चलती है और बाद में स्थल की ओर क्या हो जाती है बच्चों? बहती है। इस मौसम में ध्यान रखना, सर्दी के मौसम में बच्चों मैं बता दूं आपको, आसमान साफ रहता है और तापमान क्या रहता है? कम होता है। आसमान तो क्या रहता है बच्चों? साफ रहता है और तापमान क्या होता है? कम होता है। उसके बाद आखिरी लाइन है शीत ऋतु की, कि शीतकाल में जो वर्षा होती है ना, सर्दी की ऋतु में जो वर्षा होती है ना, मध्य नवंबर और फरवरी के बीच में, उस वर्षा को ध्यान रखना बच्चों स्थानीय तौर पर महावट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। और महावट की जो फसल है ना बच्चों, वो रबी की फसलों के लिए बहुत ज्यादा क्या है? लाभदायक होती है। और रबी की फसलों में भी किसके लिए? गेहूं की फसल के लिए महावट जो होती है बच्चों, वो बहुत ज्यादा क्या होती है? लाभदायक होती है। पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा शीत ऋतु, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं बोल देता हूं कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ हो जाती है, जो कि फरवरी तक रहती है। उसके बाद भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे क्या होते हैं बच्चों? महीने होते हैं। उसके बाद तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। उसके बाद पूर्वी तट पर चेन्नई का जो औसत तापमान है ना बच्चों, वो कितना हो जाता है? 24 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाता है। उत्तरी मैदान में यही तापमान की अगर बात कर ले तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाता है, जिसके कारण दिन तो क्या हो जाते हैं? हमारे गर्म हो जाते हैं और रातें कैसी हो जाती है बच्चों? ठंडी हो जाती है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। और व्यापारिक पवनें ध्यान रखना बच्चों, स्थल से समुद्र की ओर बहती है। व्यापारिक जो पवनें होती है बच्चों, वो स्थल से समुद्र की ओर बहती है। इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। और इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां पर यह पवनें, ध्यान रखना, इसके विपरीत चलती है, समुद्र से स्थल की ओर बहती है। और इस मौसम में यानी सर्दी के मौसम में ध्यान रखना बच्चों, आसमान कैसा रहेगा? साफ रहेगा। तापमान क्या होता है? इसमें कम होता है। शीतकाल में जो वर्षा होती है ना, उसे ध्यान रखना बच्चों, स्थानीय तौर पर महावट कहते हैं। क्या कहते हैं? महावट। और महावट रबी की फसलों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। और रबी की फसलों में भी कौन सी फसल बच्चों? गेहूं की फसल, जिसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। अगला चलते हैं दूसरी ऋतु में, जिसका नाम है हमारा ग्रीष्म ऋतु। दूसरा बिंदु हमारा ग्रीष्म ऋतु, इसको गर्मी की ऋतु भी कहा जाता है। इसको बच्चों गर्मी की ऋतु भी कहा जाता है। और ध्यान रखना, मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। कब से कब तक बच्चों? मार्च से मई तक। मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु पाई जाती है बच्चों?
मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। और मार्च में ध्यान रखना दक्कन का जो पठार है इसका उच्च तापमान लगभग कितना हो जाता है, दक्कन के पठार का उच्च तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान लगभग कितना हो जाता है, बढ़कर बच्चों 42 डिग्री सेल्सियस होता है। किस ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है, जो कि मार्च से मई के बीच में चलती है। मई में देश के उत्तर पश्चिम में, अब भारत का ये उत्तर और ये पश्चिम, मई में देश के उत्तर पश्चिम में, याद कर लेना, उत्तर पश्चिमी भागों में तापमान कितना हो जाता है बच्चों, 45 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। उसके बाद ध्यान रखना बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण क्या होता है, तापमान कम होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र के कारण तापमान क्या होता है, वहां पर कम होता है। उसके बाद याद कर लेना, भारत में मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व, ये पूर्व और ये दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ तक ध्यान रखना एक कम दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। कम दाब का क्षेत्र उत्पन्न कहाँ पर होता है, भारत में मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद अगला बिंदु है छठा हमारा कि लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। याद कर लेना, मई के महीने में लू चलती है, तो लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। और यह धूल भरी गर्म, लू में क्या होता है, धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती है, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में क्या होती है बच्चों, चलती है। कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी बच्चों, लू। उसके बाद सातवां बिंदु हमारा, उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान धूल भरी क्या चलती बच्चों, आंधियां चलती। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान धूल भरी क्या चलती बच्चों, आंधियां चलती है। उसके बाद आठवां बिंदु हमारा कि इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। कभी कभी तीव्र यानी तेज हवाओं के साथ में बच्चों गरज वाली यानी बादलों का गरजना, बादलों के गरजने से मूसलाधार वर्षा भी होती है। और इसके साथ ध्यान रखना हिम यानी बर्फ की वर्षा भी होती है। हिम का मतलब बर्फ की वर्षा भी होती है। उसके बाद इसी टॉपिक में मैंने एक नोट लिखाया कि वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में ध्यान रखना इसे काल वैशाखी कहा जाता है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहा जाता है बच्चों, काल वैशाखी कहा जाता है। किसको, ग्रीष्म ऋतु को। कौन सी ऋतु को बच्चों, ग्रीष्म ऋतु को काल वैशाखी कहा जाता है। उसके बाद ध्यान रखना, एक और नोट लिख लेना कॉपी में, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में, कौन से दो राज्यों की बात कर रहा हूं बच्चों, एक तो कर्नाटक, दूसरा केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण कर्नाटक केरल में जो आम होते हैं ना बच्चों, वो आम जल्दी से पक जाते हैं और इसे ही कहते हैं बच्चों आम्र वर्षा। अब आपसे पूछ ले कि भारत में आम्र वर्षा वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो क्या लिखोगे, एक तो कर्नाटक और दूसरा बच्चों क्या लिखोगे, केरल। उसके बाद देखना आगे चलते तीसरा बिंदु हमारा आज का वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। तीसरा बिंदु क्या है बच्चों हमारा, वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। टॉपिक है हमारा वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। ध्यान रखना, जून जब आता है, मई के बाद जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। बरसात बारिश आने की संभावना क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। और यह दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। किसमें, वर्षा ऋतु या मानसून के आगमन की ऋतु में। उसके बाद ध्यान रखना, यह दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है और ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है। इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में क्या लेकर आती है बच्चों, नमी लेकर आती है। और ये पवनें तीव्र होती है, तेज होती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से क्या होती है बच्चों,
चलती है। उसके बाद उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने के अंदर क्या हो जाती है बच्चों, पहुंच जाती है 1 महीने के अंदर। कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु या मानसून के आगमन की ऋतु के अंदर। ध्यान रखना, जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था क्या हो जाती है बच्चों, तेज हो जाती है और ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ में इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में क्या लाती है बच्चों, नमी लाती है। और ये पवनें तीव्र होती है, यानी कि ये पवनें तेज होती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से क्या होती है बच्चों, चलती है। उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने के अंदर ही क्या हो जाती है बच्चों, पहुंच जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं। अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मासिन राम, ध्यान रखना बच्चों, खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मासिन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। और मासिन राम ध्यान रखना भारत में मेघालय राज्य में पड़ता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है मासिन राम, जो कि कहां पर पड़ता है बच्चों, मेघालय राज्य में पड़ता है। उसके बाद चलते हैं राजस्थान गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम क्या होती है, वर्षा होती है। उसके बाद मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही क्या है, होती है। एक समय में कुछ दिनों तक ही कौन सी वर्षा होती है बच्चों, मानसूनी वर्षा होती है। उसके बाद चौथा बिंदु हमारा मानसून की वापसी। पहले बड़ा मानसून का आगमन, फिर बड़ा मानसून की वापसी। चौथा बच्चों मानसून की वापसी। भारत में ध्यान रख लेना, अक्टूबर नवंबर के दौरान मानसून वापस क्या हो जाता है बच्चों, लौट जाता है। तो भारत में अक्टूबर नवंबर में मानसून वापस लौट जाता है। अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से किस में बदल जाता है बच्चों, शीत ऋतु में परिवर्तन का काल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, शीत ऋतु में परिवर्तन का काल कहलाता है अक्टूबर नवंबर का महीना। उसके बाद देखो बच्चों, मानसून की वापसी होने से आसमान कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है और तापमान बढ़ने लग जाता है। और दिन का तापमान कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है। दिन का तापमान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद एक नोट लिखा है, लिखो, मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्या है, क्षेत्र है बच्चों। और ये मासिन राम कहाँ पड़ता है, मेघालय के अंदर पड़ता है, जो कि भारत का क्या है बच्चों, एक राज्य है। तो याद कर लेना, मानसून की वापसी, भारत में मानसून कब लौटता है, तो भारत में मानसून, ध्यान रखना बच्चों, अक्टूबर नवंबर के दौरान मानसून वापस लौट जाता है। अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद मानसून की वापसी होने से आसमान कैसा हो जाता है बच्चों, साफ हो जाता है, तापमान बढ़ने लग जाता है। उसके बाद एक नोट लिख लेना कॉपी के अंदर के मासिन राम, जो कि मेघालय में पड़ता है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्या है बच्चों, स्थान है। उसके बाद आगे चलते हैं। सभी को ये मैप दिख रहा है क्या बच्चों, सभी को ये मैप दिख रहा है क्या? सभी को मैप दिख रहा है ना बच्चों? ध्यान रखना बच्चों, भारत का ये मानचित्र है और इस मानचित्र में टॉपिक यहाँ दे रखा है मानसून का आगमन। भारत में मानसून कब कब आता है। देखो सबसे पहले मैं बात करूं 1 जून, ये 1 जून वाला क्षेत्र है और ये भी 1 जून वाला क्षेत्र है। तो 1 जून में भारत में यानी कि यहाँ पर मानसून क्या हो जाता है, आ जाता है। और 1 जून में भारत में मानसून सबसे पहले कहां पर आता है, केरल के अंदर। भारत में 1 जून को मानसून कहाँ आता है बच्चों, सबसे पहले मानसून आता है केरल के अंदर। उसके बाद मानसून आगे की ओर बढ़ता है, तो 5 जून को मानसून देख लो यहाँ आता है। उसके बाद 10 जून देखो बच्चों, 10 जून को मानसून यहाँ तक पहुंच जाता है।
यहाँ तक भारत में मानसून 10 जून तक पहुंच जाता है। उसके बाद देख लो 15 जून में मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश और यूपी यहाँ तक मानसून क्या हो जाता है, पहुंच जाता है 15 जून तक। उसके बाद ध्यान रखना 1 जुलाई से मानसून यहाँ आधे राजस्थान में आ जाता है यहाँ तक। उसके बाद 15 जुलाई से देखो बच्चों ये मानसून यहाँ तक पहुंच जाता है, यानी ये भारत में मानसून का आगमन का समय बच्चों। उसके बाद देखो इधर भी 1 जून लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 जून लिखा हुआ है, यानी भारत में यहाँ पर भी मानसून क्या हो जाता है, आ जाता है। उसके बाद ये 5 जून लिखा है बच्चों, और ये 5 जून तक भारत में यहाँ पर मानसून आ जाता है। 25 मई तक भारत में मानसून यहाँ पहुँचता है। उसके बाद ध्यान रख लेना बच्चों, ये बंगाल की खाड़ी है, पहले बता दिया, ये अरब सागर है, ये लक्षद्वीप है जो भारत का हिस्सा है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो ये भी भारत का हिस्सा है। उसके बाद ध्यान रखना ये भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर है चीन, ये नेपाल, भूटान, ये भी भारत के क्या है बच्चों, पड़ोसी देश है। आज की सुबह की क्लास में मैंने बताया कि ये कर्क रेखा है जो देश को 2 बराबर भागों में बांट देती है, और ये वाला जो भाग है बच्चों ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय। क्या कहलाता है बच्चों, उष्ण कटिबंधीय वाला भाग कहलाता है। और इसके ऊपर वाला उत्तरी जो भाग होता है बच्चों वो उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। तो ध्यान रख लेना भारत में मानसून यहाँ पर इतनी तारीख को क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। उसके बाद देखो आगे, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में जब भी लेकर आऊँगा तो आपको इसी पार्ट का चौथी क्लास में लेकर आऊँगा, और आगे उसी पार्ट को हम समझ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।